अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड्स को। तो चलिए देखते हैं केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं, ये किस तरह से बनते हैं। जब एटम्स खुद एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड्स किस टाइप के बनते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द एटम्स के दरमियान which holds them together in the form of molecule or a compound। एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो क्या करती है एटम्स के दरमियान उनको एक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड की शक्ल में जोड़े रखती है। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। When atoms of different substances approach each other, जब different substances के एटम्स एक दूसरे की तरफ आते हैं, there are two possibilities, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। दे में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, उनके दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एट द सेम टाइम जनरेट होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस किस तरह से, एक के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान या फिर दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स और पहले के न्यूक्लियस के दरमियान। इस तरह से जो फोर्स जनरेट होगी, क्योंकि इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अगर फिर जबकि दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। तो दो पॉसिबिलिटीज इस तरह से होती हैं कि अगर तो उनके दरमियान जो है अट्रैक्टिव फोर्स वो डोमिनेट कर जाए, वो गालिब आ जाए, उसकी पावर ज़्यादा हो, तो एटम्स के आपस में रिएक्शन करते हैं और एक केमिकल बॉन्ड बना देते हैं। या फिर उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है अगर वो डोमिनेट कर जाए तो वो फिर मूव ऑन कर जाते हैं, उनके दरमियान बॉन्ड्स नहीं बनता। इसी को उसने लिखा है कि इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डोमिनेट्स द फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन की निस्बत जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोवर्ड, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। एंड एज अ रिजल्ट द टू एटम्स विल रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, ये जो दो एटम्स हैं ये रिएक्ट करते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बना देते हैं। कन्वर्सली द टू एटम्स सिंपली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जबकि इसके बरक्स जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होगी, ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से दूर मूव कर जाते हैं। इंफॉर्मेशन में दी गई है कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स की एक अरेंजमेंट है शेल्स और सब शेल्स के अंदर, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये फर्दर आप स्टडी करोगे, SPDF ये इस तरह की सूरत में होती है कि S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर D के अंदर फिर D और F, इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। We shall consider here 3 types of bond, 3 टाइप के बॉन्ड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को समझना ज़रूरी होगा, जिससे हमें इसको पढ़ने में आसानी होगी। तो पीरियोडिक टेबल को देखते हैं हम। ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप है। अब ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये ग्रुप नंबर है, और ये ग्रुप नंबर उसके वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल क्या होता है, सबसे बाहर वाला शेल, उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। ये पहला ग्रुप है तो इसके अंदर एक, इसके बाहर वाले शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये दूसरा ग्रुप है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं इनके बाहर वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम इस तरफ आए तो ये क्या है, असल में ये इसको आप 3, 4, 5, 6 और 7 कंसीडर करो, क्योंकि इसमें ये जो B टाइप के ग्रुप्स हैं ना इनको भी साथ एक साथ नंबरिंग दी हुई है। दरअसल होता ये है कि ये इनको हम A टाइप कहते हैं। A टाइप ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है कि कुछ A टाइप्स हैं और कुछ B टाइप्स हैं। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये A टाइप्स ग्रुप हैं और ये वाले B टाइप्स हैं। तो इस तरह से इनकी नंबरिंग होती है असल में 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये जो 3 वाला है इसके बाहर वाले शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4, और इस तरह से यहाँ पे क्या है, बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं और ये क्या है, स्टेबल हैं। इनका ऑक्टेट रूल जो है, या ऑक्टेट या फिर इसका डुप्लेट और बाकी सबका ऑक्टेट रूल क्या है, कंप्लीट है और ये स्टेबल हैं।
इंटैक्ट हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड्स नहीं बनाती। अब ये जो बाकी की नॉन मेटल्स या फिर मेटल्स हैं, ये क्या करती हैं, इन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये स्टेबल हैं। ये भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। अब रूल कौन सा है इनका, ऑक्टेट या फिर डुप्लेट रूल। मतलब क्या है कि इनके बाहर वाले शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब ये जो ये वाले हैं, इनके पास 1 और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनसे जो नीचे वाले जो दूसरा इनका शेल, दूसरा या फिर तीसरा जो आउटर मोस्ट शेल से अंदर वाला एक शेल होगा, वो कंप्लीट है, मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनके लिए बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए यही अच्छी चीज़ होती है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेंगे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनके जो बाहर वाला शेल होगा ये अब ख़त्म हो जाएगा। जो इससे नीचे वाला शेल था जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो इनका वैलेंस शेल हो जाएगा। बात समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि बाहर वाले शेल के अंदर अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहे। जब इसने लूज कर दिए तो वो ख़त्म हो जाएगा पाथ। अब जो इसके अंदर वाला होगा वो शेल अब क्या बन जाएगा, आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, और उसके अंदर ऑलरेडी 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो स्टेबल हो जाएगा। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके मुताबिक हो जाएगी, नोबल गैसेस के मुताबिक, और ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इनकी तरफ आएँ तो ये जो आखिरी 2 ग्रुप हैं, इनकी भी यही कोशिश होती है, क्योंकि इनके 7 है ना ग्रुप नंबर, तो इनके बाहर वाले शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 बनाने के लिए ये क्या करता है, ये 1 को गेन करने की सलाहियत रखता है। इसकी जो विलिंगनेस है, ये क्या करता है, चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे 7 इलेक्ट्रॉन देने की निस्बत। ये भी क्या करेगा, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा बाकी देने की निस्बत। इनका भी यही केस है, और ये दोनों जो है ना इंटरमीडिएट होते हैं, क्योंकि 4 है, 4 लेना या फिर 4 देना, ये फिर और कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर आपको अभी ये समझने की ज़रूरत है आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए। तो ये क्या करते हैं, कम्प्लीटली लूज करने की सलाहियत रखते हैं, ये कम्प्लीटली गेन करने की सलाहियत रखते हैं स्टेबल होने के लिए। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड्स बनते हैं हम उनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। फर्स्ट शेल के इस 7 वाले के साथ, क्योंकि ये 1 लूज करने की कैपेसिटी है इसके पास, और इसके पास 1 गेन करने की, और जो 6th शेल है इसका सेकंड वाले के साथ, इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। This chemical bond is formed as a result of the tendency of an atom to lose or gain electron or electrons to acquire the electronic configuration of the nearest noble gas। अब इस बात को ज़रा समझो कि ये कब बनता है, कि जब एटम की टेंडेंसी हो या तो लूज करने की इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें। बिकॉज दिस इज़ द मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसको अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना या फिर गेन करना, इस तरह की जो बॉन्ड बनता है इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल एंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बारे में वो देखना जा रहा है। सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, पहले ग्रुप का, और क्लोराइड 7th ग्रुप का मेंबर है। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये कब बनता है, व्हेन द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली, जब ये केमिकली रिएक्ट करते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे दी गई है। इसका सोडियम का वो क्या है, एटॉमिक नंबर है 11। अब इसको अगर हम अरेंज करें तो 2n² वाले फार्मूले के मुताबिक, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, 2n² क्या था, n मतलब शेल है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखना। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके मुताबिक। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 हो गए। बाकी एक जो बचा वो तीसरे शेल के अंदर चला गया। तीसरा शेल इसका वैलेंस शेल है और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है।
अब अगर हम क्लोरीन की बात करें, इसके एटॉमिक नंबर कितना है 17। इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगले सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी जो 7 बचे वो थर्ड शेल के अंदर। अब देखो इन दोनों की ख्वाहिश है कि नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। मतलब क्या है, इनके वैलेंस शेल के अंदर, बाहर वाले शेल के अंदर कितने 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये क्या करेगा, खुशी से इसको लूज करने की कोशिश करेगा ताकि इसका अब ये वैलेंस शेल खत्म हो जाएगा, अब ये बन जाएगा। जिसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये अब स्टेबल हो जाएगा। ये भाई साहब क्या करेंगे, इनके पास 7 हैं, इनने 8 बनाने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे और ये ऑलरेडी इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है, तो ये इसके पास भी 8 हो जाएंगे और ये भी स्टेबल हो जाएगा। An electron from the outermost shell of the sodium atom is transferred to the outermost shell of the chlorine atom. सोडियम के आउटरमोस्ट शेल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर। एंड इन डूइंग सो, और इस तरह करते हुए, बोथ दीज एटम्स एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। इस तरीके से ये अपने करीबी जो नोबल गैस है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। मसलन देखो इसने एक रिएक्शन के जरिए बताया हुआ है। ये क्या करेगा, सोडियम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब इसके अंदर जो प्रोटॉन थे वो एक एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके पास बैलेंस खराब हो गया और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के दरमियान तो अट्रैक्शन तो होगी, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगी जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखेगी और इसको हम एक आयनिक कंपाउंड कहेंगे। इस तरीके से ये दोनों इकट्ठे रहेंगे NaCl की सूरत में, ये क्या बन जाएगा, फिर एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। नीचे उसने डायग्रामेटिकली बताया हुआ है कि सोडियम का जो बाहर वाले शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन था, इसका बाहर वाले शेल को शो किया हुआ है जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये क्या करेगा, ये इसको लूज करेगा, ये इसकी तरफ आएगा। अब ये क्या होगा, ये वाला खाली हो गया इसका, मतलब अब ये खत्म और अंदर वाला जो है वो इसका वैलेंस शेल हो गया। अब इसके अंदर कितने हैं, ये क्रॉस एक मतलब बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। इसके अंदर अब 8 पूरे हो गए, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो गई जो इसको आपस में जोड़े रखेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमिलरली द सोडियम आल्सो रिएक्ट्स विद द फ्लोरीन। अब सोडियम फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है क्योंकि फ्लोरीन भी इसी 7th ग्रुप का एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है। एंड ब्रोमीन, और उससे नीचे वाला ब्रोमीन है, टू गिव सोडियम फ्लोराइड। इन दोनों के वैलेंस शेल के अंदर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सिमिलरली उसकी तरह, क्लोरीन की तरह ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखेंगे और ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन, सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करके उनके साथ एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। एंड टू गिव सोडियम फ्लोराइड, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम फ्लोराइड बनेगा और सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। इट शुड बी नोटेड हियर, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, दैट एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, कम्स ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, वो हमेशा शेल एलिमेंट के बाहर वाले शेल से ही आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन उठ के किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेना शुरू हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड होता है और फिल्ड जो शेल होता है वो इंतहाई स्टेबल होता है, उसको किसी के साथ पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो आउटर मोस्ट शेल होता है हमेशा उसी के अंदर ही बैलेंस खराब होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का अनस्टेबिलिटी आती है और वो रिएक्शन करता है। सोडियम क्लोराइड formed as a result of chemical reaction mentioned on the previous page contain the positively charged sodium ion। अब सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है कि जो हमने पिछले पेज के ऊपर पढ़ा, उसके पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन है एंड द नेगेटिवली चार्ज आयोडाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, और उसके पास एक नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन है। These oppositely charged ions are then held together by electrostatic force of attraction।
अब ये अपोजिटली चार्ज हैं चूंकि, तो इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगी जो क्या करेगी, इनको आपस में जोड़े रखेगी। द केमिकल बॉन्ड दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक। इस तरह से जो बनता है, क्योंकि आयंस के दरमियान है तो इसको हम आयनिक कहते हैं। आर एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एंड द कंपाउंड्स हैविंग सच अ बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। और जो सोडियम क्लोराइड इसके नतीजे में, आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बना, उनको हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है, कैल्शियम एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, क्योंकि दूसरे ग्रुप से है, इसके वैलेंस शेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, और 2 क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम्स आकर एक एक इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेंगे और दोनों ही इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन बताया है। कैल्शियम इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब इसके पास 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हो गए तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। नेक्स्ट है क्लोराइड आयन, क्लोरीन एटम। ये क्या करेगा, यही 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन एटम। अब देखो ना, ये 7वें ग्रुप से बिलोंग करता है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन एटम्स आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक के पास चला जाएगा। ये गेन करके क्या बनेंगे, 2 क्लोराइड आयंस बना देंगे, जो कि इसके इर्द गिर्द आके जमा हो जाएंगे कैल्शियम के साथ, और ये बॉन्ड बन जाएगा। इसकी अगर आप डायग्राम देखो, ये कैल्शियम, इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 क्लोरीन एटम आए, इसने कहा भैया एक मुझे दे दो, इसने कहा एक मुझे चाहिए, तो ये इस तरह से एक इसके पास चला गया, एक इसके पास। अब ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये क्या करेगा, इन दोनों से अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाएगी जो इनको आपस में जोड़े रखेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, दीज आयंस देन सराउंड ईच अदर 3 डायमेंशनली टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। 3 डायमेंशंस के अंदर ये क्या करेंगे, एक दूसरे को सराउंड करेंगे, एक दूसरे के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और ये एक क्रिस्टल लैटिस बना देंगे। एक के साथ दूसरे का जुड़ा होना, इस तरह से एक क्रिस्टल बन जाता है, जिसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल दी गई है KCl। पोटाशियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है और क्लोरीन तो 7th का है, तो इनके दरमियान ये पहला अपना फर्स्ट शेल के अंदर, सॉरी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करेगा और ये गेन करेगा, इनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। फिर है जी MgF2 आना चाहिए। मैग्नीशियम भी दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे ना, तो ये 2 लूज करेगा और 2 फ्लोराइड आयंस, फ्लोरीन एटम्स आके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मैग्नीशियम फ्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम पहले ग्रुप का है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। फ्लोरीन 7वें का है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस तरह से इनके दरमियान बन जाएगा। इसी तरीके से भी ये इन दोनों की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किन किस्म के एलिमेंट्स के दरमियान बनती है। तो जो पहले हमारे पास 2 ग्रुप्स थे उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनती है। आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स वाइल नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, पहले ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं और ये हैं मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं। और जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं और इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत है। तो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड इनके दरमियान बनता है, नॉन मेटल्स के दरमियान और फिर मेटल्स के दरमियान। दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है ये क्या करेगा, क्रिएट चार्ज्ड आयंस। ये चार्ज्ड आयंस पैदा कर देगा जो क्या करेंगे, दैट अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली, जो एक दूसरे को मजबूती के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड्स, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड।
आयनिक बॉन्ड्स बनाने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से, मतलब क्या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड्स को बनाने के लिए। तो इसके लिए ये है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान एक ख़ास किस्म का फ़र्क मौजूद हो, दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्या होती हैं, बॉन्ड्स, जो बॉन्ड बनने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट करने की सलाहियत जो होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये 8th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। तो वो अगर उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उनके दरमियान क्या बने, एक आयनिक बॉन्ड बने। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लार्ज डिफरेंस नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे जगह का मसला है, इधर भी नहीं आ रहा। चलें आप इसको नोट कर लें कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लार्ज डिफरेंस लिख देना है इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बड़ा फर्क होगा तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आप इसको दूसरे बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो कि द मेटल मस्ट बी विलिंग टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखती हो, ऐसा ना हो कि वो उसकी विलिंगनेस ही ना हो कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है या फिर गेन करना चाहती है। कुछ ऐसी मेटल्स भी होती है ना जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की भी एबिलिटी तो नहीं, क्या कह सकते हैं उसको, उनकी, बल्कि वो मेटलाइड्स होती हैं, तो उनकी विलिंगनेस को भी देखना पड़ता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहती हैं। और while the non-metal must be eager to gain them, और उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की एक खास विलिंगनेस मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट उसने क्या दिया हुआ है, फिगर दी हुई है क्रिस्टल लैटिस की, NaCl की। अब ये ब्लैक कलर के अंदर आपको जो नज़र आ रही है ये क्या है, Na सोडियम के आयंस हैं, और ये वाइट कलर के अंदर क्लोराइड आयंस हैं। इस तरह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक जो क्लोराइड आयन है हमारे पास, ये 4 सोडियम आयन के साथ इसको 6 सोडियम आयन इसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह उसने मज़ीद इसको जूम आउट करके दिखाया है कि एक सोडियम को 6 क्लोराइड आयन्स घेरे हुए होते हैं और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन्स घेरे हुए होती हैं। इस तरह से एक लैटिस बन जाता है जिसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। An ionic bond is therefore a bond which is formed by the complete transference of the electron or electrons from one atom to another। ये ऐसा बॉन्ड है जो कि एक मुकम्मल ट्रांसफ़र से बनता है, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से एटम्स के दरमियान। क्योंकि कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं जो शेयर होते हैं, मतलब वो दोनों एटम्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। वो मज़ीद हम अगले लेक्चर में देखेंगे जब हम कोवलेंट बॉन्ड पकड़ेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। इतनी डिटेल के साथ मैंने जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी उसको सिंप्लीफाई किया है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ भी आई, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद हमारे लेक्चर्स भी मिल सकें। और अगर आपको सारे लेक्चर्स की अच्छी समझ आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी इस चीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।